तो वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में, समझेंगे साइक्लोन क्या होता है, कैसे काम करता है और बेसिक इसकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन्हें कवर करेंगे। आज की पूरी वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ इन पॉइंट्स को, यानी साइक्लोन क्या होता है, कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पीजीएफ क्या होते हैं, कोरियोलिसिस फोर्स एंड कॉलम ऑफ एयर, एडियाबैटिक कूलिंग, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट एंड एंटी साइक्लोन, ये क्या होते हैं। और साथ ही साथ समझेंगे कि अभी जो हमारे यहाँ साइक्लोन आया हुआ है दैट इज बिपरजॉय, उसका क्या रीजन रहता है, किस हद तक वो हमें जानना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कंटेंट्स हैं, इनके मैंने टाइम स्टैम्प भी दे रखे हैं, आप चाहो तो इनको स्किप करके भी समझ सकते हो, कोई पर्टिकुलर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइक्लोन क्या होता है? बेसिकली साइक्लोन एक सिस्टम है विंड का, यानी इनवर्ट रोटेटिंग विंड का एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो डेफिनेशन है, ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन को पढ़ के हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर हमें साइक्लोन समझना है तो बहुत सी चीजें उसकी समझनी पड़ेगी। जैसे जो हवा है, विंड है, ये क्यों मूव करती है, क्योंकि इतना समझ में आता है कि जो साइक्लोन है ये मूवमेंट ऑफ विंड है ना, ये सर्कुलेटरी मूवमेंट ऑफ विंड है। तो पहले समझते हैं कोई विंड क्यों मूव करती है। तो किसी भी चीज के मूवमेंट का कारण होता है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, यानी हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। कोई भी विंड हमारी मूव करती है, बेसिकली मैं बता दूं, विंड हमारी दो तरीके से मूव करती है, एक तो हॉरिजॉन्टल वे में और एक वर्टिकल वे में। अब क्यों मूव करती है? अगर कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होती है, वहाँ पर भागती है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे पानी ज़्यादा भरा हुआ है, उसे आप खोल दो तो कहाँ जाएगा? जहाँ पर पानी नहीं है, यानी लोअर एरिया की तरफ भागता है, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी का फ्लो होता है। नेचर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। सेम तरीके से हीट एनर्जी भी ऐसे काम करती है। अगर कोई लोहे की छड़ी ले लो, लोहे के डंडा ले लो और उसे एक सिरे से गर्म करो, ठीक है, तो दूसरे सिरे तक वो एनर्जी पहुंचती है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, इसे हम आगे और एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। अब समझो, मान के चलते हैं ये एक सन है, ठीक है, और सन के क्या है, वर्टिकल रेज गिर रही है, ठीक है। वर्टिकल रेज कहाँ पर गिर रही हैं? अर्थ सरफेस पर गिर रही हैं, और अर्थ सरफेस क्या है, धूप पड़ने से गर्म हो गया। अब जब ये हीट हो जाता है तो अर्थ सरफेस पर रहती है एयर, तो एयर भी वार्म होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस वार्म हो गया है तो एयर भी वार्म होगी, और जब एयर वार्म होगी तो उसके साथ एक घटना होती है, वो है काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी यानी ऐसे समझो कि आपकी जेब में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। अगर आपकी जेब में पैसे कम हैं तो आप कम खर्चे करोगे, कम गर्मी दिखाओगे, शांति से रहोगे, किसी से ज़्यादा बेमतलब उलझोगे नहीं। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, यानी आपके अंदर एनर्जी आ गई है, आप धनाधन खर्चे करोगे, मन चाहे उससे बढ़ने की कोशिश करोगे, कोई हमसे लड़ ले आकर। सेम तरीके से हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। देखो, जब हमारी टेम्परेचर कम होता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शांति से रह लेते हैं, यानी छोटी जगह पर कई सारे मॉलिक्यूल शांति से रह लेते हैं। लेकिन जब इन्हें हीट एनर्जी मिलती है तो हीट एनर्जी इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है, यानी ये उछलना शुरू कर देते हैं, इधर उधर टकराना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इनमें गर्मी आ गई है तो ये इधर उधर हिलना शुरू कर देंगे। आप ऐसा समझ लो जैसे एक पौआ पीने के बाद आदमी वैसे ही हिलना शुरू कर देता है, एनर्जी आ गई, सेम ये भी है, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे 2 पैक से 3 पैक, 4 पैक, 5 पैक होते जाएंगे, आदमी अपने आप हिलना शुरू कर देता है, तो मॉलिक्यूल भी इधर उधर डोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब पहले जितनी जगह में मॉलिक्यूल रहा करते थे, अब उतनी जगह उनके लिए कम पड़ने लगी है। अब उन्हें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, वाइब्रेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इनका वाइब्रेशन भी बहुत तेज हो जाता है और इन्हें एरिया भी अब ज़्यादा चाहिए। अब ये थोड़ी जगह में नहीं रह पाएंगे, अब इन्हें अपना बेडरूम चाहिए, अपना इन्हें होम थिएटर चाहिए, अपना अपना स्विमिंग पूल चाहिए। अब ये एक कमरे के मकान में नहीं रह सकते, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। अब जैसे ही इन्हें टेम्परेचर मिलेगा, इनमें एनर्जी आएगी, और एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये एक्सपेंड करेंगे, और जब ये एक्सपेंड करेंगे तो इनकी डेंसिटी है, यहाँ पर देखना, ये मॉलिक्यूल डेंसिटी है, ये कम हो जाएगी।
और जब मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो जाएगी तो इनका जो वेट है, वजन है, ये कम हो जाएगा। अब जैसे ही इनका वजन कम होगा, ये ऊपर राइज करने की कोशिश करेंगे। क्यों राइज करेंगे ऊपर, इसको समझते हैं। देखो वार्म एयर है, ठीक है, अब ये इधर प्रेशर मारेगी, इस वाली वॉल पे, लेफ्ट वाली वॉल पे प्रेशर मारेगी, फिर राइट वाली वॉल पे प्रेशर मारेगी, लेकिन यहाँ पे इनका काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आसपास की एयर भी इन्हीं की तरह गर्म हो रखी है। तो तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, तुम्हारे पड़ोसी के पास तुमसे ज्यादा पैसा है, तो तुम अपने पड़ोसी को तुम अपना पैसा नहीं दिखा पाओगे ना। अब क्या करोगे, तुमको दिखाना है, क्योंकि गर्मी है, खुजली पड़ रही है कि भाई पैसा दिखाना है, हम अमीर बन गए हैं, तो दिखाना जरूरी भी है। तो कहाँ दिखाने जाओगे, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ। अब आसपास काम नहीं चल रहा और नीचे धरती बैठी हुई है कि भाई हम तो नहीं हिलने वाले, तो अब एयर क्या करेगी, इसकी मजबूरी है ऊपर जाना। तो यहाँ पर एयर अब ऊपर डिसेंड करना शुरू करेगी, ऊपर चलना अब शुरू करेगी। दैट इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड, ठीक है, दैट इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड। इस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट। इसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट। और अगर हम बात करें कि इस पूरे एरिया में अगर हम सिर्फ इस सेक्शन की स्टडी करें, इस सेक्शन की ही बात करें, दैट विल बिकम द कॉलम ऑफ एयर। माना कि धूप हर जगह पड़ रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन के अगर हम बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसे बोला जाएगा कॉलम ऑफ एयर। तो इस कॉलम ऑफ एयर में ये जो एयर है ये ऊपर जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगी तो नीचे वैक्यूम क्रिएट करेगी। तो एयर थी वो खाली हो चुकी है, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जब ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो इस वैक्यूम को भरने के लिए, इस वैक्यूम को भरने के लिए ठंडी हवाएं आएंगी। समझना, इस वैक्यूम को भरने के लिए आसपास से कोल्ड एयर, ठंडी हवाएं यहां पर आएंगी, ठीक है। तो अब ये जो सिनेरियो कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसा बनेगा, यहां से कोल्ड एयर आ रही है, ठीक, कोल्ड एयर, और जब ये यहां पर आ जाती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर ये फिर से ऊपर चलना शुरू करती हैं, यानी कन्वेक्शनल करंट बन के ऊपर चलती है। अब समझना, यहाँ पर हमें दो मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मूवमेंट देखने को मिलते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी यहाँ पर वार्म एयर है, यहाँ पर कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर से वार्म एयर की तरफ, वार्म एरिया की तरफ ये विंड ट्रांसफर हो रही है, दैट इज वर्टिकल मूवमेंट। और एक बार ये वार्म एयर पर चली गई तो ये अपवर्ड की तरफ जाती हैं, तो ये वर्टिकल मूवमेंट। अब ये जो प्रेशर की वजह से ये वाला जो सिस्टम है ना, कोल्ड एयर वाला और वार्म एयर वाला, ये जब ट्रांसफर होते हैं हाई प्रेशर, क्यों कोल्ड एयर किस में होती है, हाई प्रेशर में। कोल्ड एयर मतलब हाई प्रेशर, वार्म एयर मतलब लो प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड मूव करती हैं, इसे बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इन्हें शॉर्ट में हम पीजीएफ बोलते हैं, पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो वार्म है, जो एयर्स हैं, वो आती हैं और ये ऊपर उठती हैं ना, ये ऊपर उठ रही हैं। और जब ये ऊपर उठती हैं ना, तो ऊपर क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। तो नीचे तो ये एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी, नीचे तो सबके पास गर्मी थी इसलिए एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब ये ऊपर चली जाती हैं तो ऊपर ये एक्सपेंड कर लेती हैं। ऊपर का जो डेंसिटी है वो कम होती है, तो जब ये एक्सपेंड करती हैं ना, एक्सपेंड करती हैं, तो ये ठंडी हो जाती हैं, और ठंडे होने की वजह से इनमें डेंसिटी आ जाती है। और जब ये ठंडी हो जाती हैं तो ये नीचे की तरफ उतरेंगे, ठंडी होने के बाद कहीं ये नीचे की तरफ उतरेंगे। अब ये नीचे की तरफ उतरने वाला कॉन्सेप्ट हम थोड़ा देर बाद समझेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इन्हें हवाओं को ऊपर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऊपर जाकर ये ठंडी क्यों हो रही हैं, ध्यान रखना, कोई भी चीज हमारी ठंडी होती है दो मेथड से। कौन कौन से मेथड से ठंडी होती है, एक, जब हम डायरेक्ट हीट ट्रांसफर करते हैं, यानी हीट ट्रांसफर की जा रही है। जैसे हमने क्या किया, एक कटोरा भरा, एक मग्गा भर लेते हैं पानी का, गर्म पानी का एक मग्गा भर लिया, ठीक है, इसमें गर्म पानी कर लिया। अब इस मग्गे को हम ले जाकर एक बाल्टी में पलट देते हैं, ठंडे पानी की बाल्टी में पलट देते हैं। तो ये जो गर्मी थी ये कहाँ ट्रांसफर हो गई, बाल्टी में, ठीक है, बाल्टी में ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर। लेकिन जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये कहीं पर ट्रांसफर नहीं कर रही हैं हीट,
बल्कि ये क्या कर रही हैं, एडियाबेटिकली कूल हो रही हैं। एडियाबेटिक कूलिंग का मतलब हो गया जब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस बढ़ जाता है तो ये ठंडे हो जाते हैं। जितने पास में आएंगे उतना ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे, उतना ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, उतनी ज़्यादा ये एनर्जी कंटेन करेंगे। दूर जाने के बाद हर कोई ठंडा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये एडियाबेटिकली कूल हो रहे हैं, समझना, ये एडियाबेटिकली कूल हो रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई है कहीं। अब देखो, जो एयर मास हमारा जमीन से उठा था, ठीक है, लैंड मास से उठा था, इसका जो एरिया था ये काफी कम था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है ये ठंडा होता है, और ठंडा होने के साथ ये एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, ऊपर जाकर ये इन्वर्टेड ट्राइंगल बना रहा है। कैसा बना रहा है, इन्वर्टेड ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, इतना समझ गए हम। अब जो कम होता है ना टेम्परेचर, इसी को हम बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोला जाता है, लैप्स रेट, दैट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट। कहा यह जाता है कि हर 1 किलोमीटर ऊपर चलने पर हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप इक्वेटर पर जाएंगे तो वहां आपको 4 डिग्री के आसपास मिलेगा, और जब आप पोल पर जाएंगे तो वहां 10 डिग्री टेम्परेचर आपका नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक, अब इनका जो हमने एवरेज निकाला है वो एवरेज हमारा 6.5 और 6.6 के आसपास आ रहा है, 6.6 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से इस एवरेज को बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। इसे बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। अब हम समझते हैं कोरिलेस फोर्स। समझेंगे कि कोरिलेस फोर्स क्या होता है, क्या वास्तव में ऐसा कोई फोर्स होता है या सिर्फ एक इल्यूजन है, और इसका क्या रोल होता है साइक्लोन डेवलपमेंट। चलिए देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इमेजिन करना पड़ेगा कि हमारी अर्थ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, यानी फ्लैट है और ये मूव नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में अगर हम मान के चलें कि ये हम यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है, इसको हमने पॉइंट ए मार्क कर दिया और यहाँ से हमने एक मिसाइल ड्रॉप करनी है यहाँ पर, ठीक है, इस इक्वेटर पॉइंट पर हमें एक मिसाइल ड्रॉप करनी है। तो हम सीधा सीधा मिसाइल को बोलेंगे कि भाई सीधे सीधे जाना और इस पॉइंट को जाके हिट कर देना। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम बी। ठीक, अब जैसा कि हमें मालूम है कि अर्थ ऐसी नहीं है जैसी हमने इमेजिन की है, अर्थ कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, यानी ये स्फेरिकल है और ये रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटेट कर रही है। अब देखो, अर्थ स्फेरिकल होने की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो डिस्टेंस है, मतलब ये सरकम डिस्टेंस है, ये बहुत कम हो जाता है। इवन नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर ये 0 हो जाता है। इक्वेटर जो सबसे बड़ा सर्कल बनाता है अर्थ का, ये हमारा इक्वेटर। ठीक, अगर हमने अर्थ को ट्रेवल करना है, अर्थ के चक्कर काटने हैं, अगर हम इक्वेटर से चक्कर काटते हैं तो हमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम यहाँ पर आर्कटिक सर्किल ले लें, ये हमारा आर्कटिक सर्किल है, इस आर्कटिक सर्किल पर खड़े होकर हम अर्थ का चक्कर लगाते हैं रोटेशन वाइज, तो हमें डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल करना पड़ेगा और नॉर्थ पोल पे ये 0 हो जाएगा। अब जैसा कि हमें मालूम है जो हमारी अर्थ है ये रोटेट करती है, यानी पूरा रोटेशन लगाने में इसे 24 घंटे का समय लगता है। ठीक, यानी अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है उसे पूरा सर्कल कवर करने में 24 घंटे लगेंगे। सिमिलर तरीके से अगर कोई आर्कटिक सर्कल पर है उसे पूरा चक्कर कवर करने में भी 24 घंटे ही लगेंगे। अर्थ एक साथ ही रोटेट करता है, चाहे आप इक्वेटर पर हैं या आर्कटिक सर्कल पर हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं, कहीं पर भी हैं, आपको 24 घंटे में वो दोबारा से वहीं घूमकर आना होता है। ठीक, जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमने बोला कि दोनों को ही 24 घंटे का ही समय लगेगा, तो यानी टाइम हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जब टाइम कांस्टेंट हो गया, ऐसी कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी ज्यादा डिस्टेंस मतलब ज्यादा स्पीड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेटर पर हमारी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हमको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम टाइम को कांस्टेंट रख पाए।
तो अगर आप इक्वेटर पर खड़े होकर सर्कल का चक्कर लगा रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा स्पीड लेकर चलना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि हमें पूरा सर्कल कवर करने में बहुत 24 घंटे का टाइम लगता है, वहीं पर अगर 1 घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे में हम 1670 किलोमीटर 1670 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और ये हमारी स्पीड निकल कर आती है इक्वेटर पर खड़े होकर। भले ही आप इक्वेटर पर मूव ना करें, एक पैर पर खड़े हों, तब भी आप 1670 किलोमीटर की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, इतना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं। बस इसी चीज को हम यहाँ पे लगा देते हैं। हमने बोला कि भाई मिसाइल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जानी चाहिए, ये सीधा सीधा पथ आना चाहिए, लेकिन इक्वेटर मूव कर रहा है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे अर्थ है ये कैसे मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। ठीक, तो हमारा जो इक्वेटर है ये भी वेस्ट से ईस्ट जाएगा, वेस्ट से ईस्ट जाएगा। अगर हमने टारगेट बी पॉइंट पर लगाया था और मान के चलो हमारी मिसाइल को यहां तक आने में 1 घंटे का समय लग गया, 1 घंटे का समय माना कि बहुत ज्यादा लग गया मिसाइल को, क्योंकि मिसाइल हमारी थोड़ी सुस्त थी, आलसी थी, तो खाना पीना खाकर आई थी, भूख लग रही थी। इमेजिन कर लेते हैं 1 घंटे का समय लग गया, तो जब तक ये बी पॉइंट पर आएगी तब तक ये बी पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तब तक ये बी पॉइंट कहाँ होगा, आगे पहुंच जाएगा, और इसकी जगह पर कोई और नया पॉइंट आ जाएगा। सपोज करते हैं ये पॉइंट हम सी पॉइंट ले लेते हैं, ये आ जाएगा, तो हमारी मिसाइल कहाँ लैंड करेगी, हमारी मिसाइल लैंड करेगी सी पॉइंट पर। अब कहने को तो मिसाइल ने बिल्कुल स्ट्रेट पथ ही लिया था, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स हम देखेंगे तो ये सी पॉइंट पर डिफ्लेक्ट कर गई, यानी ये वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई। कितना डिफ्लेक्ट कर गई ये घंटे में, 1670 किलोमीटर ये डिफ्लेक्ट कर गई। अब ये डिफ्लेक्शन है, इसी को कहा जाता है कॉरियलिस फोर्स, कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट कर रहा है अपने पथ से टुवर्ड द वेस्टर्न डायरेक्शन ड्यू टू कॉरियलिस फोर्स। अब इसी सिनेरियो को हम इमेजिन करते हैं इक्वेटर से। सपोज करो इक्वेटर से हमें कोई चीज ड्रॉप करनी है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं डी पॉइंट और इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट। तो नियम हमारा ये कहता है कि ये हमारी मिसाइल बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, लेकिन अभी हमने कॉरियलिस फोर्स पढ़ा था, कॉरियलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, जैसे इक्वेटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वैसे ही आर्कटिक सर्कल भी ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, आर्कटिक सर्कल भी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये यहां एंड करना चाहिए, यहां लैंड करेगा जाके, ठीक है, ये कुछ यहां लैंड करना चाहिए, नियम हमारा ये कहता है। लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो रिजल्ट हमें ये नहीं मिलता है, रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके से मिलता है। सपोज कर लेते हैं इसे हम एफ पॉइंट बोल दें और इसे हम जी पॉइंट बोल दें। हमने ई के लिए भेजा था, ठीक है, कॉरियलिस फोर्स की वजह से इसे एफ पॉइंट पर पहुंचना था, लेकिन ये जी पर जा रहा है। अब कहोगे सर ये तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा क्यों जा रहा है। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा वेक्टर। वेक्टर मान के चलो ऐसा है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। एक फोर्स जो इक्वेटर की तरफ से लगता है, यानी कॉरियलिस फोर्स, तो वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में खींचता है। मिसाइल जो अपनी ताकत लगा रही है ये नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रही है। जब दो तरीके से ताकत लगती है, दो डायरेक्शन से ताकत लगती है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब ईस्ट वाले भी खींच रहे हैं और इधर नॉर्थ वाले भी खींच रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। अब कितना नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, कितना ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या कितना नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। अगर ये इक्वेटर वाला फोर्स ज्यादा ताकतवर है तो ये बहुत हद तक कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। अगर नॉर्थ वाला फोर्स ज्यादा ताकतवर है तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन डिफ्लेक्ट जरूर करेगा, या भले ही थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करे। चलिए अब समझते हैं हम, ये समझ में आ गया कि डी पॉइंट से जी पॉइंट पर हमारी मिसाइल क्यों लैंड कर रही है। अब ये सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया कि अगर हम ये इक्वेटर ले लें, ठीक है, और अगर यहाँ पे आप खड़े हो तो हमारी जो एयर फ्लो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जाएगा अपने राइट डायरेक्शन में मूव करती हुई, ये टिल्ट कहाँ करेगी, राइट डायरेक्शन में मूव करती हुई, और जो हवाएं यहाँ पर हैं ये मूव करेंगी अपने राइट डायरेक्शन में।
ये सिनेरियो कुछ ऐसे ही बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये अपने राइट में मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी अपने राइट में मूव कर रहा है। तो इतना समझ में आ गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई चीज़ इक्वेटर से आर्कटिक सर्कल पे जाएगी, आर्कटिक सर्कल से अपने इक्वेटर पर आएगी, तो अपने राइट साइड में वो मूव कर जाएगी। अब ये राइट साइड में मूव करती है, इसी को हम बोलते हैं फेरेल्स लॉ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज अपने राइट डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज फेरेल्स लॉ। अब जो कॉरियोलिस फोर्स हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, वही कॉरियोलिस फोर्स हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल पर है, यहां से अगर हम मूव करते हैं इक्वेटर की तरफ, तो ये सी स्ट्रेट पथ ना लेते हुए ये मूव कर जाएगा अपने वेस्ट की तरफ। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया, अपने से लेफ्ट वाली डायरेक्शन में गया। अब आपको पता ही है कि इसको यहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन इक्वेटर इतना आगे बढ़ गया। तो इतना समझ लो, अगर याद नहीं रहता है कौन राइट में जा रहा है कौन लेफ्ट में जा रहा है, तो इतना समझ लेना कि हर चीज वेस्ट में टिल्ट करेगी, हर चीज वेस्ट की तरफ ही भागेगी ड्यू टू रोटेशन। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो यहाँ है और इसे एंटार्क्टिक सर्कल पर आना है, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पर अंटार्क्टिक सर्कल भी मूव कर रहा है। यहाँ पर समझ में आया, ये भी अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, इतना समझ लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो साइक्लोन था वो अब तक कहाँ डेवलप हो चुका है। अब तक हमने ये पढ़ा था कि जब यहाँ पे वार्म करंट होगी, यानी जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा और ये हवाएं ऊपर की तरफ भागेंगी। जब ये ऊपर की तरफ भागेंगे तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, ये पूरा वैक्यूम वाला एरिया क्रिएट हो जाएगा और इस वैक्यूम को भरने के लिए यहाँ से कोल्ड एयर आएंगी, कोल्ड एयर इसकी तरफ आएंगी और जब कोल्ड एयर आएंगी तो यहाँ पे गर्म होकर ये ऊपर चली जाएंगी। अब तक ये मैकेनिज्म बन चुका है। अब इस मैकेनिज्म को हमें घुमाना है, रोटेट करवाना है। रोटेट कैसे करेगा, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। कैसे रोटेट करेगा समझते हैं इसे। देखिए, अगर हम कहें कि ये लो प्रेशर जोन बना और ये इक्वेटर है, दोबारा से बता देता हूं, देखो, अगर हम कहें कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, अगर लो प्रेशर जोन इस एरिया में बनता है, ठीक, तो हमारी जो हवाएं हैं यहाँ पर कोल्ड हैं, अंटार्कटिक में कहाँ है, कोल्ड हवाएं हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, ठीक है। जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा तो ये हवाएं इस तरफ भागेंगी। क्यों भागेंगी, इतना हमें मालूम है कि हम आइडियल कंडीशन में सन को रखते हैं इक्वेटर पर, लेकिन हमेशा ये इक्वेटर पर नहीं रहता है, ये मूव करता रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएगा, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ आएगा। जून महीने में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, अभी जून महीना चल रहा है, तो हमें सन यहाँ पे इस लाइन में हमको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट एनर्जी ज़्यादा डेवलप होगी बजाय इस एरिया के। दिसंबर महीने में जो हमारा सन होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, तो हमें हीट एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये साइक्लोन है वो हमें यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे। जून महीने में साइक्लोन हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनते हुए दिखाई देते हैं, दिसंबर महीने में ये सदर्न हेमिस्फीयर में बनते दिखाई देते हैं। अब समझो, यहाँ पर कोल्ड हवाएं हैं, ये तुरंत इसकी तरफ भागेंगी, बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पे फेरेल्स लॉ का पालन करेंगी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, ये अपने राइट डायरेक्शन में टिल्ट कर जाएंगी। ठीक, अब जो हवाएं यहाँ से आ रही हैं ये ऑलरेडी इक्वेटर को क्रॉस करती हुई आ रही हैं, यानी ये गर्म वाले एरिया से ही आ रही हैं। माना कि यहाँ पर लेस वार्म है, ज्यादा गर्म नहीं है, लेकिन गर्म तो है ही। इनके मुकाबले तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखो, मैंने तुम्हें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बताया था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में क्या बताया था, अगर हीट ज्यादा है और यहाँ कोल्ड है, जाहिर सी बात है इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उतनी ही तेजी से हवाएं चलेंगी। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। यहाँ से हवाएं जो चलेंगी नॉर्थ से, ये बहुत तेज चलेंगी, यानी ये हाई स्पीड में चलेंगी। और जो हवाएं इक्वेटर क्रॉस कर कर यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि अर्थ हमारा, सन हमारा कुछ यहाँ पर बिलोंग करता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है समय, तो ये हवाएं भी इस तरफ भागेंगी।
और ये अपने राइट साइड में मूव कर रही हैं। हालांकि इनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी लेस स्पीड। इन हवाओं की स्पीड कम होगी, इन हवाओं की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए ये हवाएं कुछ इस तरीके से मूव करेंगी। अब क्योंकि बुलावा इन्हें यहां से आया है लो प्रेशर जोन से, तो ये क्या करेंगी, इसमें अंदर घुसने की कोशिश करेंगी। अब देखो, जैसे आप कहीं बाइक चला रहे हो और आपको किसी ने हाथ दे दिया कि भाई कोई जानकार है, उसने आपको बुला लिया। अब आप तेजी से जा रहे हो, तेजी से एकदम तो मुड़ नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आगे से टर्न लेकर आना पड़ेगा। एकदम मोड़ नहीं सकते, गिर जाओगे, आगे से घूम कर आना पड़ता है। सेम तरीके से ये हवाएं भी अब ये घूम कर आएंगी, ठीक है। और ये वाली हवाएं भी अब धीरे धीरे घूमना शुरू कर देंगी। अब जब ये हवाएं घूमना शुरू कर देंगी तो ये कुछ इस तरीके से मंजर बनता है, सर्कुलेशन पैटर्न इनको मिल जाता है। अब हमारा जो साइक्लोन है ये घूमना शुरू कर चुका है, रोटेट करना शुरू कर चुका है, ठीक। कुछ इस तरीके से हवाएं ये घूम रही हैं। अब समझो, हवा कौन से हेमिस्फीयर में किस तरफ घूम रही हैं। ये किस तरफ घूम रही हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो साइक्लोन बनता है ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। वहीं पर अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, क्योंकि हवाएं कुछ इस तरीके से आएंगी, ठीक, और ये वाली हवाएं कुछ इस तरीके से आएंगी, तो हमारा जो पैटर्न बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां से घूमता हुआ ये बनेगा क्लॉकवाइज, ये बनेगा क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा साइक्लोन बनता है एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा साइक्लोन बनता है क्लॉकवाइज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो साइक्लोन है ये अर्थ के पास जो इसका पॉइंट होता है ये बहुत छोटा होता है और ऊपर जाके ये बड़ा हो जाता है, यानी इन्वर्टेड हमारा ट्राइंगल फॉर्म में ये बनता है, या कोन बोल सकते हो, उल्टी इन्वर्टेड कोन शेप में ये बनता है जाकर। अब समझो, यहां पर जो हवाएं चल रही हैं नीचे की साइड में, ये कैसे चल रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये हवाएं चलेंगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। अब लेकिन जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं ये ऊपर जाके एडियाबेटिकली कूल हो रही हैं, ठंडी हो रही हैं, तो ये भी रोटेट करना शुरू करती हैं, क्योंकि इन्हें भी उतरना है कहीं ना कहीं। लेकिन जो हमारा साइक्लोन होता है ये बहुत छोटी चीज नहीं होती है। साइक्लोन की जो बेड्थ होती है ये आप मान के चलिए कम से कम 150, 200, 250 किलोमीटर के आसपास होती है। कुछ केसेस में ये 600 किलोमीटर तक भी हो जाती है। ये ऊपर वाला सेक्शन, ये ऊपर वाला सेक्शन 600 किलोमीटर चौड़ाई तक भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो रोटेट करने की स्पीड होती है हवाओं की ये 150, 200, 250 तक होती है। अब क्योंकि इतना बड़ा एरिया ये फॉर्म करके चलती हैं, नीचे एरिया छोटा है, तो स्टेप में बता ही चुका हूं। अब देखो, हवाएं सिर्फ नीचे नहीं घूमती हैं, हवाएं इसमें ऊपर भी घूमती हैं। ऊपर कैसे घूमती हैं, अगर ये नीचे क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, अगर नीचे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं। ये कुछ इस तरीके से, यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, यहां पर ये ठंडी होने के बाद ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देंगे। तो ध्यान रखना, साइक्लोन चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, एक साइक्लोन के अंदर दो डायरेक्शन हमको देखने को मिलती हैं। अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो लोअर पार्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो लोअर पार्ट उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, ठीक, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोअर पार्ट कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अपर पार्ट कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में लोअर पार्ट कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज, और अपर पार्ट कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइक्लोन हमारा किस तरीके से घूमता है, तो हम हमेशा लोअर पार्ट को कंसीडर करते हैं, इससे ही हम सही डायरेक्शन मानते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। चलो एक मैं आपको पिक्चर ये दिखाता हूं कि मोस्टली जो साइक्लोन बनते हैं
ये हमारा इक्वेटर लाइन है, ठीक है। इक्वेटर लाइन पर बहुत कम बनते हैं, इक्वेटर लाइन से ऊपर, इक्वेटर लाइन से नीचे इस साइड में बनते हैं। देखो जैसे ये बने, यहाँ पर बने, ये मूव किए, ठीक है, वेस्टर्न साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर ये अपने मूव करेंगे अपनी राइट डायरेक्शन में। कोई भी हवा होगी ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, ये हमेशा राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। चलिए, तो ये साइक्लोन्स के बनने की स्थिति है, कहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, इस एरिया में बहुत ज़्यादा साइक्लोन बनते हैं, इस एरिया में बहुत ज़्यादा साइक्लोन बनते हैं, बाकी यहाँ और इंडिया की तरफ तो साइक्लोन कम ही बनते हैं। चलिए, अब बात करते हैं एंटी साइक्लोन की। एंटी साइक्लोन मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा ये वाला फिगर है, इसमें हमने बात की थी कि देखो जो ठंडी हवाएं हैं ये ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद ये ठंडी हो गई, ठंडी होने की वजह से क्या होगी, ये भारी हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी, ठीक है, तो इन्हें कहीं ना कहीं उतरना पड़ेगा। अभी नीचे उतर नहीं सकती, क्यों, नीचे से तो प्रेशर आ रहा है कि भैया ऊपर चलो ऊपर चलो, तो इन्हें नीचे उतरने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, और जगह इन्हें आसपास नहीं मिलने वाली। कहाँ मिलेगी जगह जाकर इन्हें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद वाले एरिया में, इस एरिया में कहीं पर जाकर इन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर सही मिलेगा, तहाँ ये नीचे उतरेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर नीचे उतरेंगी, ये क्या ऐसी ठंडी हवाएं हैं, ऊपर से यहाँ से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं, नॉर्थ साइड से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं, यहाँ से भी ये ठंडी हवाएं ही चल रही हैं। अब जब दो ठंडी हवाएं आपस में टकराती हैं तो क्या करती हैं, नीचे की तरफ डिसेंड करेंगे, नीचे की तरफ उतरेंगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऊपर जा नहीं सकती, ऊपर ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोपॉज लगा हुआ है, ठीक है, वहां जा नहीं सकते, आपस में दोनों टकरा रहे हैं, तो क्या करेंगे, चलो भाई नीचे की तरफ भागते। नीचे गर्मी नहीं है, इस एरिया में गर्मी कम पड़ेगी, तो ये नीचे की तरफ भागेंगे। जब ये नीचे की तरफ भागेंगी तो क्या होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे दोनों तरफ से हवाएं आ रही हैं, और दो तरफ से हवा आने के बाद कारण क्या होगा, ये घूम जाएंगी आपस में, ये घूम जाएंगी, चक्कर काटने लगेंगे। अब ये जो चक्कर काटेंगी एंटी, इन्हें हम बोलेंगे एंटी साइक्लोन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो एंटी साइक्लोन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन हमारा क्लॉकवाइज घूमता है। कैसा घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। अब क्योंकि साइक्लोन के उल्टी दिशा में घूम रही है, इसलिए इसे एंटी साइक्लोन बोल दिया। सेम तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। ध्यान रखना, वार्म एयर्स और कोल्ड एयर्स इस तरीके से बनती हैं। वार्म एयर से बनता है साइक्लोन, और कोल्ड एयर से बनता है एंटी साइक्लोन। मैकेनिज्म दोनों का सेम है, कोरिलेस फोर्स की वजह से ये घूमता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये कन्वेक्शन करंट डेवलप करता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ये हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं। पूरा कॉन्सेप्ट हमारा यही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला एक पिक्चर है, इसमें भी आप देख रहे हो कि इन्वर्टेड कोन बना हुआ है, इसमें इन्वर्टेड कोन बना हुआ है। इसलिए हम देख पा रहे हैं जो हमारा साइक्लोन है, जब ये इंडिया में आया है, यानी विपर्जय अभी आया है, चल रहा है, अभी कुछ समय पहले तक चल रहा था, तो ये कुछ इस एरिया में डेवलप हुआ, लेकिन ये ट्रेवल किया यहाँ गुजरात तक, ठीक है। गुजरात में ट्रेवल करते हुए इसका जो एरिया है बड़ा होता चला गया। अच्छा ध्यान रखना, साइक्लोन सिर्फ हवाएं नहीं होती हैं, यहाँ पर जो चीज गर्म हुई है, जो समुद्र में पानी है वो गर्म हुआ है, एक लो टेम्परेचर बना है, हाई टेम्परेचर जोन बना है और लो प्रेशर जोन बना है, तो ये क्या करेगा, जो पानी है इसको भी अपने साथ लेकर चलेगा। और ऊपर वाला एरिया जैसे मैंने बताया था 600 किलोमीटर तक पॉसिबल है कि हो सकता है, तो यहाँ पर जो एरिया है हमारा जद में आता है, ये कुछ इस एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस एरिया को ये डिस्टर्ब कर रहा है। आई होप कि आपको साइक्लोन समझ में आया होगा, साइक्लोन कैसे काम करता है, क्या इसके कारण रहते हैं, किस तरीके से डेवलप होता है, और क्या इसके एसोसिएट फैक्टर रहते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।